अयोध्या में सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद ने 2 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान अजित प्रसाद ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई घर और बाहर वालों के बीच की है। मिल्कीपुर की जनता ने मुझे जिताने का मन बना लिया है। वहीं सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या की जनता ने उन्हें सांसद बनाया, उसी तरह उनके बेटे को मिल्कीपुर की जनता विधायक बनाएगी। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने से पहले अजित प्रसाद ने पिता के साथ पंचमुखी हनुमान मंदिर और शहादतगंज हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। वहीं नामांकन के दौरान जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे मौजूद रहे। देखिए, मैं पहले तो आपको सबको हाथ जोड़कर बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैंने नामांकन किया है। मैं सरयू का आशीर्वाद मैंने लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, मैंने राम जी का आशीर्वाद लिया और मैंने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। मुझे श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया, श्री अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से और मिल्कीपुर की महान दो तुल जनता की आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी यहाँ बनाया गया था। और मैं आज मैंने यहाँ पे नामांकन किया है और जो 5 तारीख को वोट पड़ना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी किसी विशेष को लेके नहीं चलती है, कभी जात पात को देख के नहीं चलती है। हमेशा हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है, विकास किया है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, और मिल्कीपुर आप उठा के देख लीजिए, उसी कार्यकाल में विकास हुआ है। उसके बाद कभी विकास नहीं हुआ है। तो हमारे नेता ने कभी जात पात को लेकर नहीं चला है और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है। आप बाहरी होने का पहला चुनाव है, मुद्दा क्या है? आपका पहला चुनाव है। देखिए, आप इसको पहला नहीं कह सकते हो। मैं 2008 से मिल्कीपुर से जुड़ा हूँ। वहाँ की हर समस्या में मैं जाता हूँ, सुख दुख में रहता हूँ और मेरा बहुत पुराना नाता है मिल्कीपुर से। और मुझे 2017 में भी अखिलेश यादव जी ने और अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से मुझे जगदीशपुर से टिकट मिला था, लेकिन कुछ कारणवश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, तो मैं वहाँ पे सीट छोड़ी गई थी। महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव उन्नाव पहुंची, जहां उन्होंने जिला अस्पताल में कन्या सुमंगला योजना के तहत शिशु कन्याओं का जन्म दिवस मनाते हुए केक काटा और गिफ्ट बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्याओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कई योजनाओं के जरिए कन्याओं को धन दिया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव के महाकुंभ और संगम स्नान पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो अपनी महिला सदस्यों को लेकर कुंभ स्नान करने जाएंगी। ये अखिलेश जी की इच्छा है कि वो हरिद्वार चले गए। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी लड़ेंगे, पर जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। मिल्कीपुर में मैं समझती हूँ, देखिए कि मिल्कीपुर में जो चुनाव की घोषणा हुई है उसमें सभी ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, सभी लोग लड़ेंगे, सब अपना कैंडिडेट उतारेंगे, पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। यह सुनिश्चित रूप से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है अपने सारे जितने हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। इतना हमारी 365 दिन पार्टी तैयार रहती है चुनाव के लिए, और मैं समझती हूँ कि कैंडिडेट भी जो हमारा है, जो चंद्रभान जी हैं, बहुत अच्छा मतलब जो है उनका एक आप फीडबैक लेंगे तो एक अच्छा फीडबैक मिलेगा उनके बारे में आपको। जो जाएंगे भी तो अच्छा लगेगा, मौका लगेगा तो मैं भी अगर पार्टी कहेगी तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी। एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा ने विधानसभा में संभल में 1978 में हुए दंगे को लेकर आवाज उठाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 184 हिंदुओं के साथ दरिंदगी की गई, साथ ही उनके घर दुकान पर कब्जा भी किया गया था, जिसके चलते सीएम योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी को लेकर एचएनएन ने एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा से खास बातचीत की है। शिक्षक एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा जी ने विधानसभा में संभल में 1978 में हुए दंगों को लेकर एक आवाज उठाई थी। इस विषय पर खुद हमारे साथ एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा जी आज मौजूद हैं। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, ये जो 1978 में संभल में जो दंगे हुए थे, आपने इसकी जो आवाज है विधानसभा में उठाई थी, क्या है सर ये पूरा मामला? असल में 1978 में संभल में एक हिंदू नरसंहार हुआ। एक मंजर शफी नाम का कांग्रेस पार्टी का नेता था,
वो ट्रक यूनियन की राजनीति करता था। और ट्रक यूनियन ने वहाँ एक विद्यालय था, डिग्री कॉलेज है, महात्मा गांधी मेमोरियल करके विद्यालय है, उस डिग्री कॉलेज में वो उसकी मैनेजमेंट में सदस्य बनना चाहता था। तो ट्रक यूनियन ने 10,000 रुपये की रसीद जमा कर दी थी, लेकिन बाद में ट्रक यूनियन ने लिख के दिया कि हम अभी ये नहीं तय कर पाए कि हमारी ओर से कौन सदस्य रहेगा। तो उस कारण फिर डिग्री कॉलेज की कमेटी ने मंजर सफ़ी की सदस्यता रद्द कर दी, उसका आवेदन रद्द कर दिया कि आप सदस्य नहीं मिल सकते। उसने उसमें दिमाग में अहंकार था ही, कांग्रेस की कल्चर पहले से ऐसी रही है दंगाई और प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा देने की। तो उसने वहाँ गलत प्रकार की अफवाहें फैला कर वो झगड़ा वो हिंदू मुस्लिम का बनाने का प्रयास किया, और उसमें मुस्लिम लड़कों को, मुस्लिम गुंडों को उसने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके हिंदुओं का नरसंहार एक तरफा कराया गया। जो रास्ते में निकले जा रहे थे, बाजार के लिए आए हुए गांव समाज के लोग थे, वो मारे गए। जिनकी दुकानें थी, मकान थी, वो लूट लिए गए, उनकी हत्या की गई। अब हमारे मीडिया के बंधु भी वहाँ पहुंच रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अब समाज के सामने जानकारी में आ रही हैं। तो वो विषय मैंने विधान परिषद में 17 दिसंबर के शीतकालीन सत्र में रखा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। और उसमें आश्चर्य की बात यह कि 175 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन केवल 2 ही मुकदमों में सजा हुई, बाकी किसी मुकदमे में कोई सजा नहीं हुई। वो सब जो सरकारों के उदासीन रवैये के कारण, वहाँ जो गवाह थे उनको संरक्षण न मिल पाने के कारण, और सरकारों के द्वारा मुकदमे वापस लिए जाने के कारण वो सब मुकदमे बेकार हो गए, उनमें दोषियों को सजा नहीं मिली, और पीड़ित लोग आज भी भटक रहे हैं, उनकी आंखों में आज भी आंसू हैं। लेकिन विपक्ष को तो उनको गड़े मुर्दे दिखाई देते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता कि वो उनके बच्चे, आज ही आपने देखा कि हमारी सरकार ने खाली कराया है वहाँ एक जमीन को, उसके जो मालिक थे उनकी हत्या कर दी गई थी 1978 में। तो उनके बच्चे बेचारे दर दर भटके फिर रहे थे, कोई कहीं ठेला खोमचा लगा रहा था, कहीं कुछ कर रहा था। उनकी जमीनों को उनको बुलाकर, उनके पोतों को बुलाकर उनकी जमीन उनको दी गई है। इसी तरह के और बहुत सारे मामले हैं, उन सबको खाली कराने की मांग मैंने की है कि सरकार उसमें सहयोग करेगी और करे, और वो लोगों अपनी प्रॉपर्टी को पाएं, और जिन लोगों ने उनके बुजुर्गों की हत्या की थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी। उनकी एक आवाज से कितने परिवारों को जो है न्याय मिलेगा, और कैसे वो लोग अपने न्याय के साथ लोगों से बातचीत के जरिए अपनी सारी चीजों का समाधान निकालेंगे। नोएडा से मैं अभिषेक भाटी, HNN। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। मीडिया कर्मियों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के लिए कुर्बानी में आरएसएस और बीजेपी का कोई भी योगदान नहीं है। आजादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनका ये लोग मजाक उड़ाते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि राजनीति ज्योतिषी पहले कर रहे थे कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में खेला होगा, लेकिन कोई खेला नहीं हुआ। लोक में अयोध्या में मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आजादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुलार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आजादी को लेकर के कुर्बानियां दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे, फांसी पे चढ़े, अंग्रेजों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तब इन लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आजादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आजादी अब मिली। फिर ये लोग, हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आजादी कब मिलेगी, इसके बारे में जरा बताएं। ये लोग केवल जो मेन एजेंडा है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं।
लखनऊ के ICCMRT इंस्टीट्यूट में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए छात्रों को टैबलेट बांटे गए और महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट में 15 दिन में 20 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ड्रोन प्रशिक्षण, ड्रोन दीदी बनाने की, जिसमें गांव की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इनको सक्षम बनाने के लिए और इनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, साथ ही साथ आज के समय की जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है इसको नीचे तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी की एक कल्पना की है, जिसके माध्यम से अभी जैसा आप देख रहे हैं कि नैनो यूरिया, नैनो DAP का बहुत जोर बढ़ रहा है, तो उसको हम फसल पर डालने के लिए ड्रोन के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से वो यूरिया और DAP का छिड़काव किया जा सके, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जा सके, इसके लिए ड्रोन की बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का सर्वे कराना है, भूमि का सर्वे कराना है, कभी ये हो सकता है आवश्यकता पड़े कि कितना नुकसान हुआ है भूमि का, फसलों का, जिसमें कि कई बार सूखे के वजह से नुकसान हो जाता है, कई बार बाढ़ की वजह से नुकसान हो जाता है। तो आगे आने वाले समय में सभी प्रकार के नुकसान या किसी प्रकार का कीट रोग लग गया है तो उसके नुकसान के लिए भी हम ड्रोन के द्वारा पूरा सर्वे कराकर और किसानों को उचित मुआवजा फसल बीमा योजना के माध्यम से दे सकेंगे। साथ ही साथ किसानों को जो लैंड के डिस्प्यूट हैं इसको जियो टैगिंग करके और परमानेंट इसका इलाज करने के लिए भी इस ड्रोन का इस्तेमाल आगे आने वाले समय में किया जाएगा। जालौन के डकोर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग में तैनात जेई का कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि जेई ने बिजली चोरी का आरोप लगाकर एक दुकानदार से पैसे वसूले। जेई ने विभागीय लाइन मैनों से हजारों रुपए की वसूली करवाई। मामले का वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित दुकानदार ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपा है। ये है कि बिरजनपाल सिंह जो जेई है हमारे यहाँ के, वो हम खदान पे एक समोसे चाय की टपरी में काम करते हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं घर परिवार का। तो ये है कि बार बार धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा देंगे अगर तुमने रुपये नहीं दिए। तो एक दो बार आके इन लोगों ने कहा भी है और आके चाय नाश्ता किया, तो और बाद में बोले कि आपको रुपये मांगे तो बोल रहे कि हम रुपये नहीं देंगे, हम बिजली विभाग से हैं। और काफ़ी धमकाने लगे कि हम आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा देंगे अगर आपने रुपयों की मांग की तो। और फिर हमारे पास अगले दिन कॉल आया कि आप पावर हाउस आके अपना रफा दफा कर लीजिए, 20,000 रुपये की मांग की थी। तो उधर गए तो बोले कि अब नहीं हो सकता, कुछ मुकदमा आपके खिलाफ़ लिख गया है। फिर दोबारा कॉल की, बोले आपको निपटना है तो निपट लो, गरीब आदमी हो, नहीं तो 1-2 लाख से निपट जाओगे, बाद में मुकदमा चलेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो बाद में 8,000 रुपये में डिस्कस किया इन लोगों ने और रुपये भी दिए हमसे स्टेशन रोड पे। जो उधर की लाइन मैन है विनोद और मंगल सिंह, और उन्होंने हमने ये भी कहा कि आप जेई साहब को रुपये पहुंचा देना ब्रजेंद्रपाल जी को। तो उन लोगों ने हाल कॉल की और उन लोगों ने बात भी की, बोले ठीक है अब कुछ नहीं होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करेंगे खबरों का। भू राजस्व मामले में निस्तारण पर श्रावस्ती को पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला है। इसी को लेकर श्रावस्ती डीएम ने बताया कि सीएम योगी के आदेश पर लंबित वादों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग होती है और सितंबर महीने में शासन निर्देश पर राजस्व का निस्तारण के बाद लिस्ट जारी होती थी। उन्होंने कहा कि भू राजस्व वादों की धारा 167 और 116 के मामले लंबित निस्तारण पर पहला स्थान मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि धारा 34 लंबित विचाराधीन वादों को निस्तारण में 9वां स्थान मिला है। ये है कि बिरजनपाल सिंह जो जेई है हमारे यहाँ के, वो हम खदान पे एक समोसे चाय की टपरी में काम करते हैं, अपना
भरण पोषण कर रहे हैं घर परिवार का, तो ये हैं कि बार बार धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा देंगे अगर तुमने रुपये नहीं दिए। तो एक दो बार आके इन लोगों ने कहा भी है और आके चाय नाश्ता किया, तो और बाद में बोले कि आपको रुपये मांगे तो बोल रहे कि हम रुपये नहीं देंगे, हम बिजली विभाग से हैं, और काफ़ी धमकाने लगे कि हम आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा देंगे अगर आपने रुपयों की मांग की तो। और फिर हमारे पास अगले दिन कॉल आया कि आप खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती गिलौला इलाके के तिलकपुर मोड़ से एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का लाइसेंस दिलाने के नाम पर ठगी करता था। ठग के पास से लगभग 95 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। यहाँ से कैंडिडेट उसको दिया गया और लालच दे करके कि आपको पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी दिलवा दी जाएगी, इस नाम पे उसने पैसा लिया। देखिए, पेट्रोलियम का अधिकारी बन के ये फ्रॉड करता था। ये भारत पेट्रोलियम का एक आईडी कार्ड क्रिएट कर लिया था, उसी कार्ड को दिखा करके इसे भरोसे में लेता था और इससे आधार पैसे लगातार फ्रॉड किया। खबर कन्नौज से है। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में एक तालाब के पास युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया है कि युवक के शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक युवक की हादसे में मौत होने की बात कही जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आगरा में शीतलहर के चलते स्कूलों की छुट्टी 16 और 17 जनवरी तक कर दी गई है, जिसके तहत 1 से 8 तक के परिषदीय, राजकीय, अर्धशासकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सीबीएसई और सभी आईसीएसई स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी शीतलहर के चलते 14 जनवरी तक छुट्टी की गई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने आदेश दिया है। लखीमपुर खीरी में ओवरलोड गन्ना ट्रक पलटने से 3 बच्चों की मौत के बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को आरटीओ और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर 11 ओवरलोड गन्ना ट्रकों का चालान किया। वहीं पेपर सही नहीं मिलने पर 9 ट्रकों को सीज कर दिया गया है। आरटीओ अखिलेश कुमार द्विवेदी से बातचीत में उन्होंने बताया कि गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि क्षमता के अनुसार ही ट्रकों पर गन्ना लोड किया जाएगा। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में ओवरलोड गन्ने के ट्रक मौत बनकर दौड़ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि ओवरलोड गन्ने के ट्रक की वजह से 3 बच्चों की मौतें हुई थी। उसके बाद से लगातार परिवहन विभाग की तरफ से गन्ने के ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज क्या कुछ कार्रवाई की गई है, हमारे साथ में आरटीओ प्रशासन, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज कितनी ट्रकें सीज की गई हैं, इन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, आज पुलिस विभाग के साथ संयुक्त जांच अभियान में खमरिया थाना अंतर्गत 11 वाहनों का चालान किया गया तथा 10 गाड़ियां बंद की गई, जिसमें ये गाड़ियां ओवरहैंग थी, इनमें माल बाहर लटका हुआ था। कुछ गाड़ियां ऐसी थी जिनके पेपर में कमी थी, जैसे एक गाड़ी का परमिट नहीं था। ऐसी गाड़ी के खिलाफ अभियान चलाते हुए आज 9 गाड़ियां बंद की गई और 11 का पर चालान किया गया है। तो सर, इससे पहले भी क्या चालान किए गए थे? निश्चित तौर पर ये चूँकि जनपद लखीमपुर चीनी मिलों के मामले में बहुत ही रिच जनपद है, तो ऐसे में मेरी कार्रवाई पहले से ही जारी है। मैंने इसके पूर्व में हमारे विभाग द्वारा न्यूनतम 150 वाहनों का चालान किया गया है तथा 10 वाहन पूर्व में बंद किए जा चुके हैं। लेकिन आज चूंकि पुलिस विभाग के साथ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा संदेश गया होगा और जो भी गन्ना परिवहन करने वाले ट्रक हैं वो अब ओवर हाइट माल नहीं ला देंगे, ये उम्मीद करता हूँ। सर, चीनी मिलों को क्या दिया गया? जैसा कि पेराई सत्र प्रारंभ होने के पहले ही मेरे द्वारा सभी चीनी मिलों की बैठक बुलाई गई थी और बैठक में उन्हें विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए थे, जिसमें मुख्य निर्देश ये थे कि प्रत्येक गाड़ी पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा हो, जिससे कि दूर से चमके। गन्ना अगर ऊपर तक लोड है तो उस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ हो। इसके अलावा गाड़ी को पेपर ठीक हो। प्रायः देखा गया है कि जब गन्ने का सत्र प्रारंभ होता है तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो पहले तो घर खड़ी रहती, केवल गन्ने का परिवहन करने के लिए बाहर निकाली जाती हैं।
ऐसी गाड़ियाँ चूँकि दूर दराज के क्षेत्र में चलती हैं तो उनको पकड़ना भी मुश्किल होता है। इसके संबंध में उनको जो कहा गया था कि वो प्रत्येक गाड़ी का पेपर देख करके ही माल अलाउ करेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा ढिलाई बरती गई। इसी क्रम में मेरे द्वारा जिला गन्ना अधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया था कि सभी सेंटर पर यह सुनिश्चित करें कि गाड़ियों पर क्षमता से अधिक माल न लोड हो। और अब उम्मीद करता हूं कि इस कार्रवाई के बाद पुनः आज हम लोग की बैठक हुई है जिला गन्ना अधिकारी महोदय के साथ, उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि भविष्य में हम क्षमता के अनुरूप माल ही अलाउ करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज दर्जनों ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से हादसे के बाद जब इस तरह की जो कार्रवाई की गई है तो ये कार्रवाई कब तक चलेगी या फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। HN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मदद के लिए GIS आधारित QR कोड का उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग की इस तकनीक का लाभ उठाकर श्रद्धालु अपने बिछड़े परिजनों से मिल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि इस बार के महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं की मदद के लिए GIS आधारित QR कोड की व्यवस्था ऊर्जा विभाग ने की है, जिससे श्रद्धालुओं को फायदा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग ने इस बार मेले क्षेत्र में 50,000 से अधिक बिजली के खंभों में GIS मैपिंग आधारित QR कोड स्थापित किए हैं। मथुरा कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का सरगना मनीष प्रताप सिंह उर्फ मांगे राम लखनऊ का रहने वाला है। इसके अलावा अन्य 4 गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेश चंद्र, ऋषि, मुकेश और राम प्रकाश के तौर पर हुई है। गिरोह का एक सदस्य विक्रम सिंह फरार है। पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट, TC, प्रमाण पत्र और इन्हें बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये गैंग अलग अलग राज्यों के शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालयों के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करता है। SSP मथुरा शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि गिरोह का मुख्य सरगना मनीष प्रताप सिंह उर्फ मांगेराम ये काम लखनऊ में कर रहा था। वहां पुलिस कार्रवाई के बाद वो मथुरा आकर ये काम करने लगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और फरार सदस्य की तलाश जारी है। SP सिटी और CO सिटी के क्लोज सुपरविजन में नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है, जहां फर्जी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, TC इत्यादि जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। इसमें 5 सदस्यों को इसमें से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का सरगना मनीष है, जो कि जनपद लखनऊ का रहने वाला है और वो पूर्व में भी इस तरह के आपराधिक कृत्य में जेल जा चुका है। जो 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शेष 4 जनपद मथुरा के हैं। एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से भारी संख्या में बने हुए सर्टिफिकेट तथा इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, पेपर्स जिस पे ये सर्टिफिकेट्स प्रिंट करते हैं इत्यादि बरामद हुए हैं। इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जाल में फंसाकर अलग अलग सर्टिफिकेट्स के लिए अलग अलग धनराशि, जो कि कुछ हजार से लेकर लाख तक रुपए तक का है, उसकी राशि वसूल करके ये सर्टिफिकेट उनको मुहैया कराते थे और जब कोई वैकेंसी इत्यादि निकलती थी तब ये और सक्रिय